Welcome to Unique Classes of Right Way. इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट सेकंड की क्लास नंबर आज है आपकी 5th। सबसे पहले आप लिखिए क्लास नंबर 5th। और आज की क्लास का टॉपिक मैंने पिछले क्लास में ही बता दिया था कि आज की क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, और वो क्या है? एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी, क्लास नंबर 5th। आप सब कोई रजिस्टर एंड पेन के साथ तैयार हो जाइए। अगर आप सिर्फ इसको सुनते हैं, लिखते नहीं हैं, और सिर्फ सुनते हैं तो फिर अपने रिस्क पे सुनिए, कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। ये कोई गाना नहीं है जो आप सुन के काम चला लेंगे। प्रॉपर तरीके से रजिस्टर एंड पेन खोलिए और स्टार्ट कीजिए मेरे साथ। अगर सिर्फ सुनना है तो बंद कर दीजिए फिर क्लासेस। कहोगे सर आपने क्लास स्टार्ट करी और बोलना स्टार्ट कर दिया। मैं देख सकता हूँ, मैं बच्चों की आदत को समझ सकता हूँ कि बच्चे सिर्फ सुनने की कोशिश करते हैं। एब्सोल्युटली रॉन्ग। रजिस्टर खोलिए, पेन खोलिए, मैं वक्त दे रहा हूँ आपको, तब तक मैं बोलता रहता हूँ। रजिस्टर एंड पेन के साथ रेडी, ठीक है? एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्लास नंबर 5th। मैं चाहूँ तो आते ही शुरू हो जाऊँ, लेकिन मैं नहीं हो रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको मौका मिले, किसके लिए? अपने आप को तैयार करने के लिए, क्लास में नोट डाउन करने के लिए मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। और आज की क्लास ये वार्म अप क्लास नहीं है, रिविजनरी क्लास नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास में से एक है। एग्जामिनेशन में आने वाले टॉपिक्स पढ़ाएंगे आज हम आपको, एप्लीकेशन ऑफ इलास्टिसिटी। और मैंने पहले भी कहा था, इलास्टिसिटी की जितनी भी थ्योरेटिकल बातें थी वो सब तो आप स्कूल लेवल पे पढ़े होंगे, लेकिन जो अप्लाइड वाली बातें हैं वो अब आपके ग्रेजुएशन लेवल पे आएगा। तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, बड़ी तसल्ली से, बड़े आराम से आपको पढ़ना पड़ेगा। क्लास नंबर 5th स्टार्ट। यस सर, स्टार्ट। लिखिए सबसे पहला एप्लीकेशन लिखिए। सबसे पहला एप्लीकेशन लिखिए, प्राइस इलास्टिसिटी और डिमांड वेरीज along a linear demand curve. Price elasticity of demand varies along a linear demand curve. Along a linear demand curve. Price elasticity of demand varies along a linear demand curve. मतलब समझिए। और एक बात बता दूं, ये एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन में से एक है। न्यूमेरिकल करते वक्त आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। क्या है सर बताइए? जस्ट होल्ड ऑन, बताता हूँ आपको। सबसे पहले क्या कीजिए, एक डिमांड कर्व ड्रॉ कीजिए आप। ठीक है जी, यस सर। अब ये डिमांड कर्व कैसा है? लीनियर डिमांड कर्व है। कैसा डिमांड कर्व ड्रॉ किया मैंने? लीनियर डिमांड कर्व। किया ना? देखो ना, लीनियर है बिल्कुल। क्या खास बात होती है लीनियर डिमांड कर्व की? बता चुका हूँ क्लास में। सॉरी। लीनियर डिमांड कर्व का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। स्लोप कांस्टेंट रहता है। अब ये समझना है कि इसके हर पॉइंट पे, हर पॉइंट पे, यहां पे, यहां पे या यहां पे, हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी कितनी इसकी है, आपको ये समझना है। आपने देखा था कि मैंने एक इलास्टिसिटी का, पॉइंट इलास्टिसिटी का, अगर पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालना है तो पॉइंट इलास्टिसिटी का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको। वो क्या होता है? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। लिख रहे हैं प्रॉपर्ली? अब आप देखेंगे इससे पहले के जितने भी क्लासेस थे मैं थोड़ा सा फास्ट था, क्योंकि वो वार्म अप था, रिविजनरी था।
लेकिन अब मैं देखो कि मैं स्लो हूँ, बीच बीच में कुछ बोलता भी रहूँगा सो दैट कि आपको लिखने का मौका मिले। काफ़ी ज़्यादा फास्ट नहीं होऊंगा मैं, ठीक है जी। यस सर। लोअर सेगमेंट डिवाइड बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट का मतलब क्या है? जैसे मान लो कि मैं अगर इस पॉइंट पे, ये पॉइंट ए है, रख लो कोई बात नहीं, ये पॉइंट ही मान लो। इस ए पॉइंट पे क्या निकालना चाहता हूँ मैं? इलास्टिसिटी। जो स्टडी मटेरियल वही पॉइंट में लेता हूँ तो आपको याद रहेगा सब कुछ। एन है, इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी निकालना चाहते हो। यहाँ पे ले लीजिए आप डी, यहाँ पे ले लीजिए आप D1। तो यहाँ पे लोअर सेगमेंट क्या है? ND1 है। कोई भी पॉइंट किसी भी लाइन सेगमेंट को दो पार्ट में बांटता है, तो लोअर सेगमेंट क्या हो गया? ND1। अपर सेगमेंट क्या हुआ? ND। और मान लीजिए कि N क्या है? N अगर मान लीजिए मिड पॉइंट है, N क्या? मिड पॉइंट। अगर N मिड पॉइंट है, इसका मतलब क्या हो गया? यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या होगा? प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड, ये 1 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट होने का मतलब हुआ कि ND1 इक्वल टू वॉट? ND। इलास्टिसिटी 1 होगा। इलास्टिसिटी 1 को क्या बोलते हैं हम? यूनिटरी इलास्टिसिटी। क्या बोलते हैं? यूनिटरी इलास्टिसिटी। आराम से लिखिए इन चीज़ों को। अब जैसे ही हम N पॉइंट से किसी और पॉइंट पे जाएं, जैसे जाएं, मान लीजिए हम कहाँ जाते हैं, कोई एक पॉइंट लेते हैं यहाँ पे M। इस M पॉइंट की बात करते हैं। तो एट M मैं सेकेंड पॉइंट लिख रहा हूँ, इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी एट पॉइंट M। पॉइंट M पे क्या इलास्टिसिटी होगा? अब इसकी बात करने जा रहा हूँ। कहने की बात है, आप जानते हैं क्या होगा? लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या होगा? MD1 अपॉन MD। और आप जानते हैं, देख के कोई कह सकता है कि MD1 इज व्हाट? मोर देन MD। इसका मतलब यहाँ इलास्टिसिटी क्या हो गई? मोर देन 1 हो गया। इलास्टिसिटी इज मोर देन 1, मतलब ये हो गया इलास्टिक डिमांड, या इलास्टिक हो गया, क्योंकि मोर देन 1 है। अगर एक पॉइंट और हम ले लें यहाँ पे, डी पे ले लें, चलो डी पे ले लेता हूँ। कहाँ पे? डी पे। डी पे क्या होगा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ अब, इलास्टिसिटी एट पॉइंट डी। फिर वही फॉर्मूला, लोअर सेगमेंट क्या होगा? लोअर सेगमेंट होगा आपका DD1। अपर सेगमेंट क्या होगा? 0। अपर सेगमेंट क्या होगा? 0। लोअर सेगमेंट तो यहाँ से यहाँ तक पूरा हो गया ना, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक लोअर सेगमेंट हो गया। अपर सेगमेंट कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो साफ सी बात है कि यहाँ पे फिर इलास्टिसिटी क्या होना है? इन्फिनिटी। आपने क्या देखा? यहाँ इलास्टिसिटी था 1, यहाँ इलास्टिसिटी मोर देन 1, और यहाँ इलास्टिसिटी क्या हो गया? इन्फिनिटी। मजा आ गया? अगर लोअर सेगमेंट ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है ना? ये बात है यहाँ पे। अब क्या बात आती है? अब इससे नीचे चलते हैं। मान लो एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे R। क्या लेता हूँ? R पॉइंट पे देखता हूँ इलास्टिसिटी क्या होगा? इलास्टिसिटी एट पॉइंट R क्या होगा? लोअर सेगमेंट क्या होगा? RD1। अपर क्या होगा? RD। कोई भी देख के कह सकता है, क्या कह सकता है? ये लेस देन 1 होगा, क्योंकि RD1 इज व्हाट? लेस देन RD। तो यहाँ इलास्टिसिटी क्या हो गया? लेस देन 1 हो गया। लेस देन 1 का क्या मतलब हुआ? इन इलास्टिक। ये हो गया इन इलास्टिक। इन इलास्टिक डिमांड हो गया, ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद बच्चे एक पॉइंट और ले लो। कौन सा पॉइंट? मान ली पॉइंट ले लेता हूँ, D1 ले लेता हूँ। इलास्टिसिटी एट पॉइंट D1। D1 तो फिर क्या होगा? लोअर सेगमेंट यहाँ पे क्या है? 0 है। अपर सेगमेंट क्या है? DD1 है। क्योंकि इससे नीचे तो कोई सेगमेंट है ही नहीं ना, तो लोअर सेगमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। अपर सेगमेंट DD1 हो गया। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी क्या हो गई? 0 हो गई। मतलब साफ सी बात है कि इस पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या हुआ? 0 हुआ। कोई भी इंसान अगर इस कॉन्सेप्ट को जानने से पहले क्या कहता है?
या क्या कहता कि सर लीनियर डिमांड कर्व है तो हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या होगी, समान ही होगी, ऐसी बात नहीं है, इक्वल होगी ऐसी बात नहीं है। आपने देखा हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। अगर मैं इस रेंज की बात करूं, मैं यहाँ कलर चेंज करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे इस ग्रीन पट्टी की बात करूँ यहाँ से यहाँ तक, ये है इन इलास्टिक डिमांड। क्या है ये? इन इलास्टिक डिमांड। और मैं अगर E इक्वस टू 0 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा परफेक्टली इन इलास्टिक। मैं शॉर्ट में लिखता हूँ परफेक्टली इन इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक लिया शॉर्ट में मैंने। किस पॉइंट पे? ये 0 वाले पॉइंट पे। अगर मैं यहाँ पे और कलर चेंज कर लूँ, ब्लू कर देता हूँ, और ये देखिए यहाँ से यहाँ तक का, ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको, ये रेंज कहलाएगा आपको इलास्टिक डिमांड। क्या कहलाएगा बच्चे बोलो? ये कहलाएगा आपको इलास्टिक डिमांड, इलास्टिक डिमांड। और E इक्वस टू 1 पे क्या होगा, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और यहाँ पे क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक। D इक्वस टू 0 पे, D पॉइंट पे क्या होगा, D पॉइंट पे परफेक्टली इलास्टिक, D1 पे परफेक्टली इन इलास्टिक, और N पे यूनिटरी। और N से लेके D के बीच में क्या होगा, इलास्टिक, और N से लेके D1 के बीच में इन इलास्टिक। आगे बढ़े, नहीं समझ में आया, रिवाइज कीजिए खुद से रिवाइज कीजिए। लेकिन हम अब रुक नहीं सकते, हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मेरे पास करने के लिए ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो मुझे करने पड़ेंगे। आराम से पढ़ाने के, स्लो से पढ़ाने के भी एक लिमिटेशन है, इससे ज़्यादा स्लो नहीं हो सकते हम। और आपके पास तो ऑप्शन है, पॉज कीजिए, रिवाइंड कर लीजिए, सुन लीजिए फिर से आप। आइए जी, नेक्स्ट टॉपिक पे आइए। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल करने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक टॉपिक है, और वो है रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू एंड प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड। लिखिए इसी को, रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज रेवेन्यू AR, मार्जिनल रेवेन्यू MR एंड प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड EP, इनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, जानना पड़ेगा। एक बात मैं बता दूं आपको कि AR, एवरेज रेवेन्यू को ही मानते हैं हम क्या, प्राइस, एवरेज रेवेन्यू को ही प्राइस मानते हैं। अगर आप अभी इस बात को समझते हैं तो बहुत खुशी की बात है, नहीं समझते हैं तो इंतज़ार करना चाहिए किसका, मार्केट टॉपिक का, परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली का, वहाँ पे इसके बारे में बात होगी। अभी मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, अभी मैं सिंपली इतना बता देता हूँ कि एवरेज रेवेन्यू ही क्या है, प्राइस है। वैसे आप मुस्कुरा रहे होंगे ज़्यादातर बच्चे कि सर ये तो पता ही था, लेकिन मुझे ना बच्चों पर भरोसा नहीं होता। मैं बहुत साल से पढ़ा रहा हूँ, मैंने बहुत तरह के बच्चों को देखा है, मुझे भरोसा नहीं रहता है। बच्चा कुछ भी भूल सकता है, उनके पास बहुत सारे काम आजकल है, इतने सोशल मीडियाज़, इतनी सारी बातें हैं, इतने सारे गॉसिप्स हैं, उनको कहाँ याद रहता है पढ़ने लिखने वाली बातें। कुछ बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, मुझे पता है, उनको लगता होगा कि सर सबको आप ऐसे कैसे समझते हैं, लेकिन एक टीचर का ध्यान इंटेलिजेंट बच्चों से ज़्यादा वीक बच्चों पे रहता है, या जिनके ध्यान जो फोकस्ड नहीं पढ़ाई पर उन पर ज़्यादा रहता है। क्योंकि जो इंटेलिजेंट है, जो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल है, वो तो कर ही लेता है। जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम है अपने लिए, उनको ज़्यादा मोटिवेट करना होता है। तो ये बुरा मानने वाली बात नहीं है, वैसे भी हम लोगों को बोलते बोलते ज़्यादा बोलने की आदत लग गई है। चलिए वापस मुड़ते हैं। AR इक्वस टू क्या होता है, P, मतलब AR, एवरेज रेवेन्यू को ही क्या बोलते हैं, हम प्राइस बोलते हैं। ठीक है सर। और एक बात जानते हैं कि AR और MR इक्वल होता है किस केस में, परफेक्ट कंपटीशन में। ये है उसका, देखिए यही होता है AR, यही होता है MR, यही होता है प्राइस। लेकिन अभी इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम जो आपको AR कर्व ड्रॉ करेंगे वो ये करेंगे, ये AR कर्व है, इस तरह का AR कर्व होता है, MR कर्व ये होता है। मान गए? यस सर। अभी इस तरह की बात करेंगे, मोनोपोली में इस तरह से एवरेज रेवेन्यू होता है और ये मार्जिनल रेवेन्यू होता है। जस्ट मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप जो होता है ना, जस्ट डबल होता है किसके, एवरेज रेवेन्यू के स्लोप से। इसके बारे में बात होगी बाद में, अभी इसके बारे में मुझे चर्चा नहीं करनी है। मुझे एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है किसके बीच में, AR MR एंड EP के बीच में। आइए जी, सबसे पहले लिखिए आप TR इक्वस टू क्या होता है। काम स्टार्ट हो गया। TR इक्वस टू क्या होता है, TR मतलब क्या, टोटल रेवेन्यू। जो आपकी प्राइस है उसको क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका TR आ गया। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका TR आ गया।
जितने क्वांटिटी आप सेल कर रहे हैं, जितनी उसकी प्राइस है, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया? टी आर। यस सर। अगर आपको एम आर निकालना है तो आप जानते हैं टी आर का डेरिवेटिव्स कीजिए, डी टी आर अपॉन डी क्यू, डेल क्यू। ये क्या होता है? ये एम आर होता है। और इक्वस टू क्या हो जाएगा? डेल पी इंटू क्यू अपॉन डेल क्यू। टी आर का डेरिवेटिव्स क्या होता है? एम आर होता है। जानते हैं मैथमेटिक्स में इतनी बातें तो ऑफकोर्स जानते होंगे। टी आर का डेरिवेटिव्स एम आर होता है। मान गए? एक यूनिट क्वांटिटी में अगर चेंज करते हैं, क्वांटिटी को एक यूनिट से ज़्यादा सेल करते हैं, जितनी भी रेवेन्यू आपके पास आती है उसको मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। मार्जिनल वर्ड का मतलब होता है एडिशनल। सोचो ना, इतनी छोटी छोटी बातें समझाना पड़ रहा है मुझे। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल। एक क्वांटिटी और सेल करने से जो रेवेन्यू आती है उसी को क्या बोलते हैं? मार्जिनल रेवेन्यू बोलते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू इज व्हाट? डेरिवेटिव्स ऑफ डी टी आर, टी आर टोटल रेवेन्यू का। तो इसका मतलब एम आर इक्वस टू क्या लिख सकते हैं? डेल पी इंटू क्यू अपॉन डेल क्यू। यहाँ लगा दीजिए प्रोडक्ट रूल, तो क्या हो जाएगा? पहले पी को बाहर कीजिए तो ये डेल क्यू अपॉन डेल क्यू, फिर क्यू को बाहर कीजिए डेल पी अपॉन डेल क्यू। सॉल्व कीजिए तो क्या आ गया? ये आ गया पी इंटू डेल पी अपॉन पी प्लस क्यू इंटू डेल पी अपॉन डेल क्यू। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। इतना कर सकते नहीं कर सकते? ये एम आर इक्वस टू, यस सर, इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1। क्या हो गया? ये इक्वेशन 1 हो गया। अब आप मुझे बताइए कि मैंने पढ़ा रखा ना आपको कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला क्या होता है? क्या बता रखा है सर? चेंज इन क्यू अपॉन चेंज इन पी। और मैंने ये भी कहा था कि साइन लगाना माइनस इंटू पी अपॉन क्यू। तो क्या लिख सकते हैं इसको? इसको लिख सकते हैं डेल क्यू अपॉन डेल पी इंटू पी अपॉन क्यू। लिख सकते हैं? यस सर। अगर इसको और सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं सर डेल पी इंटू क्यू अपॉन पी इक्वस टू डेल क्यू अपॉन ई पी इंटू क्यू अपॉन पी इक्वस टू डेल क्यू अपॉन डेल पी। कुछ नहीं किया मैंने, क्यू को इस साइड ले गया, लेफ्ट साइड ले गया। अब और क्या करना चाहता हूँ मैं? इसको रिवर्स कर देता हूँ, मतलब डेल पी अपॉन डेल क्यू निकालना चाहता हूँ तो क्या करूँगा? 1 अपॉन ई पी इंटू क्यू अपॉन पी। क्या हो जाएगा सर? डेल पी अपॉन डेल क्यू क्या हो जाएगा? ई पी 1 अपॉन ई पी इंटू पी बाई क्यू, ये हो जाएगा। माइनस साइन तो जरूर लगाना, माइनस साइन मत भूलना, माइनस तो रहेगा ही। मान गए जी? यस सर। इसको भी आप हाईलाइट कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है। यस सर। अब आप क्या कीजिए, जो ऊपर इक्वेशन 1 था इस वैल्यू में इस वैल्यू को रिप्लेस कर दीजिए। कर सकते हैं रिप्लेस? यस सर। क्यों नहीं कर सकते? तो बताइए एम आर इक्वस टू क्या था? एम आर इक्वस टू था पी प्लस क्यू इंटू, ये रख दीजिए यहाँ पे, माइनस साइन 1 अपॉन ई पी इंटू पी अपॉन क्यू। गौर से देखिए तो ये क्यू और ये क्यू क्या होगा? कट जाएगा। तो एम आर इक्वस टू क्या हो जाएगा? पी प्लस क्यू क्यू चला गया ना। लेकिन एक बात और है, ये जो साइन अंदर माइनस था ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो फिर क्या बचेगा? पी अपॉन ई पी बचेगा ना। तो अब यहाँ क्या कीजिए, एम आर इक्वस टू पी कॉमन ले लीजिए, तो 1 माइनस 1 अपॉन ई पी। ठीक है, अल्टीमेटली ये बचेगा। और मैंने कुछ देर पहले क्या कहा था? पी को ही क्या माना था? ए आर, क्योंकि पी इक्वस टू क्या होता है? ए आर, प्राइस ही एवरेज रेवेन्यू है। तो ये क्या हो गया? 1 माइनस 1 बाई ई पी। इसको अब आप हाईलाइट कर लीजिए, ये आपका नेट रिजल्ट आया। नेट रिजल्ट क्या आया? मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू के बीच में एक रिलेशनशिप आ गया। क्या रिलेशनशिप आया? यहाँ देखिए, अब हर जगह पॉइंट रखिए। अगर मान लीजिए केस 1 देखिए यहाँ पे, केस वन ये है कि अगर ई पी इज़ मोर देन 1, अगर ई पी की वैल्यू क्या होगी? 1 से ज़्यादा होगी। अगर यहाँ पे ई पी है ना, ई पी वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी, 1 से ज़्यादा, तो ये वैल्यू क्या होगी? 1 से कम होगी।
ये वैल्यू 1 से कम होगी। ठीक है जी, क्लियर यहाँ तक। अब देखिए EP अगर मोर देन 1 है, अगर EP अगर मोर देन 1 है, इसका मतलब ये है, दैट इम्प्लाइज कि 1 माइनस 1 बाई EP क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बाई EP क्या हो जाएगा, ये होगा पॉजिटिव। कुछ भी होना हो, यह पॉजिटिव होगा, क्योंकि EP का 1 से ज़्यादा होने का मतलब हुआ कि ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पूरी वैल्यू 1 से कम हो जाएगी, क्योंकि डिनोमिनेटर जितना ज़्यादा बढ़ता है फ्रैक्शन की वैल्यू उतनी कम हो जाती है। अगर ये वैल्यू 1 से कम हो गई, इसका मतलब है कि ये पूरा पूरा क्या होगा, ये 1 माइनस समथिंग विच इज लेस देन 1। अगर 1 से तुम ऐसा कुछ माइनस करो जो 1 से कम हो, तो ये क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कंफ्यूज कर गए, फिर से समझिए। कई सारे बच्चे समझ गए, मैं दोबारा नहीं बोलूँगा, एक बार समझ लीजिए। अगर EP की वैल्यू मोर देन 1 है तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, और इसकी लेस देन 1 होगी, तो ये ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है ना, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव होगी। अगर ये ओवरऑल पॉजिटिव हुआ, इसका मतलब MR क्या हो गया, MR पॉजिटिव हो गया। अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई। तो MR इक्वस टू क्या होगा यहाँ पे, पॉजिटिव। मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव से क्या मतलब है, मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव से मतलब है कि एक यूनिट अगर आप सेल करोगे तो कुछ ना कुछ पैसा आपके पास आएगा। मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव हो गया। आइए केस सेकंड की बात करते हैं। इलास्टिसिटी अगर इक्वस टू 1 है तो क्या होगा, अगर इक्वस टू 1 है दैट इम्प्लाइज 1 माइनस 1 बाय 1, तो ये क्या होगा, इक्वस टू 0। इसका मतलब MR इक्वस टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इलास्टिसिटी 1 है तो MR 0 हो गया, मतलब एक यूनिट और सेल करोगे तो रेवेन्यू कुछ नहीं मिलने वाला है। केस थर्ड पे आ जाइए। अगर EP इज व्हाट, EP इज लेस देन 1, इसका मतलब हुआ कि 1 माइनस 1 बाई EP ये क्या हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। इसका मतलब MR क्या हो गया, MR भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये लेस देन 1 है, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू लेस देन 1 है तो फ्रैक्शन की वैल्यू मोर देन 1 हो जाएगी, और मोर देन 1 तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो MR की वैल्यू क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। मैं कंक्लूजन समझाता हूँ फिर आपको यहाँ साथ साथ लिख करके 3 जगह पे। अगर इलास्टिसिटी मोर देन 1 है, इलास्टिसिटी इक्वस टू 1 है, इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, तो यहाँ MR क्या होगा, पॉजिटिव। यहाँ MR क्या होगा, 0। यहाँ MR क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ MR नेगेटिव होगा, सॉरी, MR क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है जी, यहाँ तक बातें क्लियर है, यस सर। अब जो आपका बेसिक फॉर्मूला है MR इक्वस टू क्या है, P इंटू 1 माइनस 1 बाई E, इसको चाहो तो और भी, मतलब P मतलब यहाँ AR, और भी क्या कर सकते हो, AR के टर्म्स में लिख सकते हो या इलास्टिसिटी के टर्म्स में लिख सकते हो। कैसे सर, तो MR इक्वस टू क्या होगा, AR, यहाँ पे E क्या कर लीजिए, LCM, तो E माइनस 1, बहुत बेसिक बात हो गई है। फिर क्या कीजिए, आप इसको MR अपॉन क्या कर दीजिए, AR कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये E माइनस 1 अपॉन E हो जाएगा। या ऐसा करो, रुक जाओ, मैं सिंपल कर देता हूँ इसको, रुक जाओ, सिंपल तक समझाता हूँ। देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 1 बाई E इक्वस टू MR बाई AR, लिख सकते हैं ना, राइट सर। और क्या कर सकते हैं, और कर सकते हैं कि 1 बाई E इक्वस टू 1 माइनस MR बाई AR इक्वस टू AR माइनस MR बाय AR। अब E को क्या कर दें, रिवर्स कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, AR अपॉन AR माइनस MR। ये भी हो सकता है इसका नेट रिजल्ट, अगर इलास्टिसिटी टर्म्स में देखा है तो। इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये भी हो सकता है। इसको ना हम अलग तरीके से ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ कर सकते हैं। जानकारी बता, ऐसा जरूरी नहीं कि वो ज्योमेट्रिक प्रूफ एग्जाम में आएगा, लेकिन इकोनॉमिक्स ऑनर्स करने वाले बच्चे सिर्फ एग्जाम पास नहीं करना जानते, उसको अपना फ्यूचर भी देखना है। फ्यूचर मुझे क्या ज़रूरत पड़ेगी, तो आप सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं पढ़ते। अगर एग्जाम पास करना होता तो इको ऑनर्स क्यों लिया, फिर तो BA प्रोग्राम ले लेते, कोई और सिंपल कोर्स ले लेते हैं। यहाँ आपको फ्यूचर भी देखना है, तो इसको ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ कर सकते हैं इसी चीज़ को।
ज्योमेट्रिकल प्रूफ। मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि एग्ज़ाम में आएगा, मैं बार बार बोलता हूँ जो एग्ज़ाम में आएगा उसके बारे में तो मैं बोलता रहता हूँ कि आएगा, लेकिन इसके बारे में कोई चांस नहीं है, लेकिन ये सब तो ज़रूर आएगा, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ज्योमेट्रिक प्रूफ आपके पास रहेगा तो आप एक ही चीज़ को कई तरह से समझ सकते हो। तो बुरे वक्त में क्या होता है, जब एग्जामिनेशन में कोई ऐसा क्वेश्चन फंस जाता है तो इंसान को वहाँ क्या बचाता है, उसका कॉन्सेप्ट ही वहाँ पे उसको बचाता है। अगर एक इंसान के पास लिमिटेड कॉन्सेप्ट है तो वो फंस जाता है, अगर उसके पास हर तरह से सोचने का तरीका है तो कहीं भी बच के निकल जाएगा वो। तो ध्यान दीजिए, एक ज्योमेट्रिक प्रूफ से मैं इस बात को प्रूव कर देता हूँ आपके सामने। डिटेलिंग मैं नहीं करूँगा, डिटेलिंग आपके असाइनमेंट स्टडी मटेरियल में होगा, मैं बस समझाता चला जाता हूँ। डिटेल्स तो मैंने स्टडी मटेरियल में सब डाल ही रखा है। आइए जी बच्चों, फिर से एक बार आप ड्रॉ कीजिए। ये ड्रॉ कीजिए आप ए आर, और ये ड्रॉ कीजिए आप एम आर। बिल्कुल बीच में रखना, क्योंकि एम आर जो है ना एक्स एक्सिस को बिल्कुल बीच में काटता है। एम आर ए आर के स्लोप में ऐसा रिलेशनशिप होता है, ठीक है। राइट सर, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस जान तो इक्वल होगा, इस तरह से कटता है। ये क्या चीज़ है सर, ये एम आर है, ये क्या चीज़ है, ए आर है। यहाँ नेमिंग कर दीजिए, यहाँ ले लीजिए आप ए, यहाँ एक प्राइस लीजिए आप, इस प्राइस पे देखिए क्वांटिटी कितनी है, प्राइस आपका P है, क्वांटिटी यहाँ पे Q है, ये O पॉइंट लीजिए, ये C पॉइंट लीजिए। ये आप जानते हैं ये क्या है, ये एवरेज रेवेन्यू है और ये मार्जिनल रेवेन्यू है, ठीक है। इसको हटाते हो यहाँ से, समझ गए ना। राइट सर, यहाँ पे आप क्वांटिटी लेते हैं, यहाँ पे आप क्या लेते हैं, प्राइस लेते हैं। प्रूफ कर रहे हैं इस फॉर्मूला को हम, E इक्वस टू ए आर अपॉन ए आर माइनस एम आर। वेरी गुड सर। आइए देखिए, कुछ बातों को आपको पुराने कॉन्सेप्ट्स के हेल्प से समझना पड़ेगा, ठीक है जी। अब आइए देखिए, अब आप एक बताइए कि आप इलास्टिसिटी एट पॉइंट सी की बात कीजिए। इलास्टिसिटी एट पॉइंट सी, तो पॉइंट इलास्टिसिटी से क्या इलास्टिसिटी होगा, यहाँ पे एक पॉइंट कर लीजिए आप एफ, पॉइंट इलास्टिसिटी से क्या होगा, सी एफ अपॉन सी ए होगा ना, सी एफ अपॉन सी ए। पॉइंट इलास्टिसिटी ये लोअर सेगमेंट और ये अपर सेगमेंट, सी एफ अपॉन सी ए, ठीक है। अब एक बात मैं करता हूँ, यहाँ पे करता हूँ कलर चेंज समझाने के लिए आपको। अब मैं कहूँगा कि आप क्या करो, एक ट्रायंगल लो ए ओ एफ, ट्रायंगल क्या लो, ट्रायंगल ए ओ एफ। डिटेल मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं कर रहा, मैं नहीं करूँगा। 10th क्लास का मैथमेटिक्स और मैंने स्टडी मटेरियल में सारा लिख रखा है, मैं समझा रहा हूँ सिर्फ यहाँ पे आपको। ट्रायंगल ए ओ एफ, अगर ट्रायंगल ए ओ एफ लेते हैं तो उस ट्रायंगल में आप देखते हो क्या हो कि ये सी क्यू जो है ना, ये सी क्यू, जहाँ जहाँ येलो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ देखना, येलो स्ट्रिप, और सी क्यू एंड ए ओ इज व्हाट, सी क्यू एंड ए ओ इज पैरेलल। तो सिमिलैरिटी थ्योरम आपने देखा पढ़ा होगा 10th क्लास में, सी क्यू एंड ए ओ पैरेलल है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सर सी एफ अपॉन ए सी इक्वस टू हो जाएगा ओ पी अपॉन ए पी। मानते हो, देखो देखो ध्यान से, सी एफ अपॉन ए सी इक्वस टू हो जाएगा ओ पी अपॉन ए पी। अच्छा अच्छा, नहीं लिखा तो सही है मैंने, सिम पैरेलल अलग दिखा दिया। सुनो ध्यान से, सुनो सुनो सुनो, आई एम सॉरी, ये मत समझना, बिल्कुल ये करेक्ट लिखा है, बस ये समझना कि ये पैरेलल नहीं। मैं आपको कलर से दिखाता हूँ कौन से पैरेलल की बात करूँ मैं। ये पी सी जो है ना, पी सी किसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, बस इतनी चेंज करना है। पी सी इज पैरेलल टू ओ एफ, ट्रायंगल भी वही है, ट्रायंगल भी ए ओ एफ ही लेंगे,
बस पैरेलल लाइंस दो डिफरेंट दिखाएंगे। पी सी इज पैरेलल टू एफ। अगर पी सी ओ एफ के पैरेलल है तो भी हम क्या दिखा सकते हैं कि सी एफ अपॉन ए सी इक्वस टू ओ पी अपॉन ए पी। ये कर सकते हैं बच्चे, पक्की बात? यस सर, यस सर, कर सकते हैं। तो बताइए अल्टीमेटली आपका यहाँ पे अब क्या हो गया, यहाँ पे ई पी इक्वस टू हो गया ओ पी अपॉन ए पी, ओ पी अपॉन ए पी, ओ पी अपॉन ए पी। ये जो ओ पी लाइन है ना, ओ पी, इस ओ पी की बात मैं कर रहा हूँ। हाँ देखना, ये जो ओ पी है ना, ये ओ पी किसके बराबर होगा? ओ पी बराबर होगा सी क्यू के। ओ पी एंड सी क्यू बराबर होगा। कहने की बात नहीं, आप समझते हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ओ पी को रिप्लेस करता हूँ किससे? सी क्यू से, अपॉन ये ए पी हो गया। ओ पी इक्वस टू सी क्यू, तो मैंने सी क्यू से रिप्लेस कर दिया, अपॉन ए पी हो गया। एक बात और समझिए अब नए तरीके से, और वो ये है, दो ट्रायंगल के बारे में बात करना है। यहाँ पे एक बी पॉइंट ले लीजिए। एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है यहाँ पे आप डी ले लीजिए, बी सी एंड डी। बिल्कुल ध्यान दीजिए, क्रिटिकल पॉइंट है। एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है बी सी डी। दो ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल बोलो मेरे साथ? सर आप कह रहे हो कि एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है बी सी डी। इन दोनों ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर आपस में, सिमिलर में क्या कहूँ, कॉन्ग्रुएंट आपस में, सिमिलर नहीं कॉन्ग्रुएंट है। आप प्रूफ कर लीजिएगा कॉन्ग्रुएंट है ये, मान गए? और जब ये कॉन्ग्रुएंट है इसका मतलब है कि ये, जानते हो क्या, ए पी इक्वस टू क्या हो जाएगा? मैं बार बार घिस रहा हूँ, ए पी इक्वस टू सी डी हो जाएगा, ए पी इक्वस टू सी डी हो जाएगा। ये कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलैरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी में डिफरेंस है। कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, सारे साइड्स प्रोपोर्शनल, सॉरी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होते हैं। ये ए पी एंड सी डी आपका इक्वल। ये कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं आप जानते हैं, आप समझ करिएगा इसको, क्योंकि ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। आप समझते हैं, आप करिएगा, नहीं तो मैंने स्टडी मटेरियल लिख रखा है इसको। अगर मैं ऐसा करने लगा ना तो पता चला इलास्टिसिटी खत्म करने में 25 क्लास लग जाएंगे। क्या है दोनों ट्रायंगल? कॉन्ग्रुएंट। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या है? इक्वल। तो ए पी किसके बराबर है? सी डी के बराबर। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ए पी बदले क्या लिख सकता हूँ अब, यहाँ पे लिखूंगा सी क्यू अपॉन लिख दूंगा क्या अब, सी डी। और देखो सी क्यू, सी डी बदले क्या लिख सकता हूँ, सी डी के बदले लिख सकता हूँ सी क्यू माइनस डी क्यू, सी क्यू माइनस डी क्यू। ध्यान समझिएगा। ए पी इक्वस टू अब क्या हो गया, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वस टू क्या हो गया, सी क्यू अपॉन सी क्यू माइनस डी क्यू। ये हो गया। अब हम सी क्यू को क्या कह सकते हैं, सी क्यू है क्या, सी क्यू, ये सी क्यू यहाँ से यहाँ तक क्या है, ध्यान दो, ये सी क्यू यहाँ से यहाँ तक क्या है, सी क्यू है प्राइस, सी क्यू है प्राइस, ये प्राइस है, सी क्यू है प्राइस, माइनस डी क्यू क्या है, डी क्यू एम आर। देखो ना, डी क्यू एम आर लाइन से कट रहा है, डी क्यू यहाँ से यहाँ तक है, तो डी क्यू एम आर है। देखना ध्यान से, डी क्यू एम आर है, डी क्यू क्या आपका एम आर है। तो यहाँ क्या कर सकते हैं, माइनस एम आर। और आप जानते हैं कि हम प्राइस को क्या लिख सकते हैं, ए आर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, ए आर माइनस एम आर। मज़ा आ गया? यस सर मज़ा आ गया। थोड़ा कम मज़ा आया? यस सर थोड़ा कम मज़ा आया, क्योंकि आपने पूरा एक्सप्लेन नहीं किया। 10th क्लास में होते ना तो ऑफकोर्स इस टॉपिक को पढ़ाने में 10th क्लास के बच्चों को मैं 2 क्लास लगा देता, लेकिन आप ग्रेजुएशन में हैं, आपके लिए इशारा काफ़ी होता। मैंने इशारे से भी ज़्यादा बता दिया है। अगर और डिटेलिंग चाहिए तो स्टडी मटेरियल में जाकर देखिए, एक एक बात, ट्रायंगल वेंगल सब लिखा हुआ है। मान गए? तो इस तरह से आपने इस रिलेशनशिप को ज्योमेट्रिकली भी प्रूफ कर दिया। मज़ा आ गया? क्यों सर इतना डिटेल क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग? इतना डिटेल इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अगर इतना डिटेल नहीं पढ़ेंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनेशन में कोई सवाल आ जाए तो वहाँ हम लोग फंस जाए। कोई भी कॉन्सेप्ट कहीं पे भी इस्तेमाल हो सकता है। इको ऑनर्स लेने का मतलब ही यही होता है कि अब आप इकोनॉमिक्स को हर एंगल से पढ़ने और समझने के लिए तैयार हैं। एग्जामिनर को ये नहीं कह सकते कि इतना डिफिकल्ट क्यों पूछ दिया, इतना आसान क्यों पूछ दिया। वो कुछ भी पूछ सकता है आपसे जो आपके सिलेबस के अंदर, और सिलेबस के अंदर मैक्सिमम चीज़ होता ही है। इससे कम, इससे ज़्यादा और क्या होगा, मैक्सिमम चीज़ इको ऑनर्स में होता है सिलेबस के अंदर। ठीक है जी, आइए अब आप अभी तक क्या सीख चुके हैं। आपने अभी तक की क्लासेस में जो मैंने पढ़ाया 2 बातें सीखी है। एक तो पॉइंट इलास्टिसिटी देखा आपने कि हर
डिमांड कर्व के हर पॉइंट पे इलास्टिसिटी अलग अलग होता है। दूसरा क्या देखा आपने कि एम आर ए आर का रिलेशनशिप देखा और उसको ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी किया, बहुत ही इंपॉर्टेंट किया। आइए लिखिए अब एप्लीकेशन सेकंड, हेडिंग लिखिए एप्लीकेशन सेकंड। क्या होने वाला है? मज़ा आने वाला है। आज की क्लास को इग्नोर नहीं किया जा सकता, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। मैं जब भी कुछ एक्स्ट्रा बोलता हूँ तो उस वक्त मैं आपको टाइम दे रहा होता हूँ लिखने के लिए, आप बस लिखते जाइए। अगर मैं फटाफट फटाफट बोलता जाऊँगा तो फिर तो पंगा हो जाएगा। क्या होता है, बच्चे जब सामने होते हैं तो बच्चा खुद ब खुद रोक लेते हैं टीचर को कि सर रुक जाओ, थोड़ा लिखने दो, थोड़ा दोबारा समझाओ। अब रिकॉर्डेड लेक्चर्स में क्या होता है, बच्चा सामने होता नहीं है, तो बच्चों की जो भावनाएं होती हैं, जो उनकी जो इमोशंस होते हैं, मुझे अकेले में खड़ा होकर के कैमरा के सामने समझना होता है। मैं समझता हूँ कि ये कैमरा नहीं है, ये हमारे बच्चे खड़े हैं सामने और मुझसे पूछ रहे हैं। ढेर सारे बच्चों की इमेज मेरे दिमाग में दौड़ रहा है और मैं सोचता हूँ कि वो बच्चा देखो जो पीला शर्ट में, वो मुझसे पूछ रहा है, कुछ रेड शर्ट वाला कुछ पूछ रहा है, वो पूछ रही है, वो पूछ रहे हैं, ऐसे ऐसे दिमाग में घूमता रहता है और मैं रुक जाता हूँ। जितनी बातें मैंने की है उस बातों में फ़ायदा क्या हुआ, आपको इन सब चीज़ों को नोट करने का मौका मिल गया। आगे बढ़े? यस सर, आगे बढ़ते हैं। क्या है एप्लीकेशन सेकंड, लिखिए कंपैरिजन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑन डिफरेंट डिमांड कर्व्स। हेडिंग लिखिए कंपैरिजन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑन डिफरेंट डिमांड कर्व। कंपैरिजन ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑन डिफरेंट डिमांड कर्व्स। ठीक है सर, इसमें आइए देखिए पहला केस क्या है, कंपैरिजन ऑफ ईपी ऑन डिफरेंट डिमांड कर्व्स। डिफरेंट डिफरेंट डिमांड कर्व्स है, इसमें पहला केस क्या है, इसके अंदर केस 1। मान लीजिए दो डिमांड कर्व है, और वो दोनों क्या पैरेलल है, अगर दो डिमांड कर्व है, दोनों पैरेलल है, देख के तो ऐसा लगता है कि दोनों डिमांड कर्व पे क्या होगा, दोनों डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी सेम होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। दोनों डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी सेम नहीं होती है। देखिए मान लीजिए एक प्राइस आपको गिवन है, ठीक है ना। केस क्या है यहाँ पे, टू पैरेलल डिमांड कर्व्स, पहला केस है इसमें, कंडीशन पहला है। दूसरा है गिवन प्राइस, प्राइस क्या गिवन है, गिवन प्राइस, प्राइस क्या गिवन है, तो होगा क्या, इस दोनों कंडीशन में दो पैरेलल डिमांड कर्व्स है, गिवन प्राइस है, बट इलास्टिसिटी इज व्हाट, डिफरेंट। अब यही बात हमको समझना है। मान लीजिए पहले एक प्राइस ले लेते हैं, ये प्राइस ले लिया मैंने, एक प्राइस ले लिया, इस प्राइस पे क्वांटिटी यहाँ पे Q1 है, इस प्राइस पे क्वांटिटी यहाँ पे Q2 है। अब प्राइस तो दिया, ये O पॉइंट है। अब मुझे ये प्रूफ करना है कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, A पॉइंट पे और B पॉइंट पे इलास्टिसिटी क्या डिफरेंट है। तो पहले देखिए इलास्टिसिटी एट पॉइंट A, इलास्टिसिटी एट पॉइंट A क्या होगा इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या दिखा आपने, क्या देखा, परसेंटेज मेथड वाला जो फॉर्मूला था, चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P इंटू P अपॉन Q, देखा ना। और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ, ये देखो माइनस साइन आप लगाओ लगाओ फर्क नहीं पड़ता है। आपको मैंने एक बार पहली बार बता दिया कि माइनस साइन क्यों लगाते हैं, इलास्टिसिटी को पॉजिटिव करने के लिए। लेकिन जब मैं कभी कुछ एक्सप्लेन करता हूँ तो माइनस साइन मैं भूल भी जाता हूँ, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 अपॉन स्लोप इंटू P अपॉन Q। समझा चुका हूँ इसके बारे में ना, इलास्टिसिटी फॉर्मूला ये भी होता है 1 अपॉन स्लोप इंटू P अपॉन Q। अब एक बार देखिए, इसका मतलब इलास्टिसिटी दो बातों पर डिपेंड करता है, एक तो स्लोप पे और दूसरा P अपॉन Q के रेशियो पे। स्लोप तो दोनों डिमांड कर पे क्या सेम है, अगर सिर्फ स्लोप की बातें होती तो इलास्टिसिटी क्या होता, सेम होता। लेकिन सिर्फ स्लोप की बात तो नहीं है, अलग बातें भी है। स्लोप क्यों सेम है सर, क्योंकि पैरेलल लाइंस के स्लोप क्या होते हैं, सेम होते हैं। अब बात आती है P अपॉन Q की, दोनों जगह P भी क्या है, P इज ऑल्सो सेम।
लेकिन जहाँ तक सवाल क्यू का है, एक जगह क्यू क्या है, एक जगह क्यू है आपका OQ1, दूसरी जगह क्यू क्या है आपका OQ2, है ना, बताओ। और OQ2 इज व्हाट, मोर देन OQ1। OQ2 ज़्यादा है किससे, OQ1 से, ऑफकोर्स ज़्यादा है। यहाँ पे OQ2 है और यहाँ पे OQ1 है। OQ2 इज मोर देन OQ1। और Q कहाँ पे है, नीचे है, डिनोमिनेटर में है। जहाँ पे Q ज़्यादा होगा वहाँ इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। इसका मतलब ये हुआ, इसका साफ से मतलब हुआ कि इलास्टिसिटी एट पॉइंट B इज लेस देन इलास्टिसिटी एट पॉइंट A। क्यों ऐसा, क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पर इलास्टिसिटी क्या होगा, यहाँ होगा 1 स्लोप इंटू P अपॉन OQ2, और यहाँ क्या होगा 1 अपॉन स्लोप मल्टीप्लाई P अपॉन OQ1। आप गौर से देखना, दोनों साइड क्या है, स्लोप सेम है, प्राइस सेम है। तो OQ2 अगर ज़्यादा है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी। OQ1 कम है तो इलास्टिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, क्योंकि OQ2 कहाँ पे है, डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर में अगर वैल्यू ज़्यादा होती है तो पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या होती है, कम होती है। समझ गए, इतना ज़्यादा पर भरोसा, कम भरोसा मुझे नहीं करना चाहिए। समझ गए ना बातें, यस सर। इसका मतलब गिवन प्राइस एंड टू पैरेलल डिमांड कर्व्स, इलास्टिसिटी विल बी डिफरेंट एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। यहाँ दोनों जगह पे इलास्टिसिटी क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के लिए आप जा सकते हैं कहाँ पे, स्टडी मटेरियल में। अदरवाइज़ यहाँ पे मैंने सारा डिटेलिंग भी कर ही दी है। केस बी में आ जाइए, केस बी, टू इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व्स, ध्यान दीजिएगा, टू इंटरसेक्टिंग straight line demand curves, two intersecting straight line demand curves have unequal price elasticity, have unequal price elasticity at a given price, at a given price। मैं पहले इसका डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, फिर आपको समझ में आ जाएगा। दो आप क्या कीजिए, डिमांड कर्व लीजिए, एक डिमांड कर्व ये है, ठीक है सर। दूसरा डिमांड कर्व लीजिए, वो ये लीजिए। दो इंटरसेक्टिंग डिमांड कर्व्स है और उसकी प्राइस ये लीजिए, ये P है और ये क्या है, OQ1 है। अब क्या रहा है कि दो इंटरसेक्टिंग है, गिवन प्राइस है, यहाँ क्या है, देखिए गिवन क्या है, गिवन आपको प्राइस, और क्या, टू डिमांड कर्व, टू इंटरसेक्टिंग डिमांड कर्व्स, ये दे रखा है। अब आपको देखना कि इस पॉइंट पे दोनों डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी क्या अलग अलग है, दोनों डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी अलग अलग है। मान लीजिए ये डिमांड कर्व D1 है, ये डिमांड कर्व D2 है, दोनों डिमांड कर्व की इलास्टिसिटी क्या अलग अलग है। कैसे साबित होगा, देखिए प्रूफ कैसे होगा, बहुत बेसिक प्रूफ है। आप इलास्टिसिटी का वही फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिए, क्या फॉर्मूला है आपका इलास्टिसिटी का, EP, ठीक है ना, क्या था, चेंज, सॉरी 1 अपॉन लिख दिया सीधा, 1 अपॉन स्लोप इंटू P/Q। अब आप गौर से देखिए तो दोनों डिमांड कर्व पे स्लोप क्या है, स्लोप सेम है, सॉरी स्लोप क्या डिफरेंट है, और P/Q क्या है, ये सेम है, P/Q सेम है। दोनों डिमांड कर्व पे P/Q तो यही रहने वाला है, P/Q तो चेंज नहीं होने वाला है, लेकिन स्लोप क्या अलग अलग है। अगर स्लोप अलग है तो भी डिमांड कर्व, सॉरी इलास्टिसिटी क्या होगा, अलग होगा। और आप जानते हैं जहां पे स्लोप ज़्यादा होगा, स्लोप ज़्यादा होगा वहां पे इलास्टिसिटी क्या होगी, कम होगी, और जहां पे स्लोप कम होगा वहां इलास्टिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इसका मतलब D1 की स्लोप क्या है, D1 स्लोप इज मोर देन व्हाट, D2 स्लोप। इसका मतलब इलास्टिसिटी ऑफ D1 इज व्हाट,
लेस देन इलास्टिसिटी ऑफ D2। जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी इलास्टिसिटी कम होगी, और जिसका स्लोप कम होगा उसकी इलास्टिसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। बस इतनी सी बात। आइए केस थर्ड पे आइए। क्या कुछ फास्ट हो गया? एकदम फास्ट नहीं हुआ बच्चे, ये मैंने यहाँ समझा रखा है और इनकी पूरी बातें आपके नोट्स में स्टडी मटेरियल में डाल रखा है, वहाँ पे इनको आप बढ़िया से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपने देख लिया ना, इस पॉइंट पे भले एक पॉइंट है ये, लेकिन P/Q तो सेम है, लेकिन दोनों का स्लोप क्या अलग अलग है। इस पॉइंट पे इसकी स्लोप अलग है, ये स्टीपर है, इसकी स्लोप क्या अलग है। स्टीपर की स्लोप ज़्यादा होती है, फ्लैटर की स्लोप कम होती है। एब्सोल्यूट टर्म्स में बात कर रहा हूँ मैं, अगर साइन लगा दो तो फिर डिफरेंट कहानी हो जाएगी, लेकिन मैं ये बोलना नहीं चाहता, छेड़ना नहीं चाहता। ये समझ लो स्लोप को हमेशा किस में मानते हैं, एब्सोल्यूट टर्म्स में। तो स्टीपर की स्लोप ज़्यादा, फ्लैटर की स्लोप कम। जिसकी स्लोप ज़्यादा उसकी इलास्टिसिटी क्या कम, जिसकी स्लोप कम उसकी इलास्टिसिटी क्या ज़्यादा। अब खुद भी देखो ना, ये मैंने पहले भी समझा रखा है, ये दो डिमांड कब लो अलग अलग, ये स्टीपर है, ये फ्लैटर है। देखो दोनों में अगर सेम प्राइस चेंज हो रहा है, फिर भी क्वांटिटी में चेंज क्या अलग अलग है। यहाँ चेंज इन क्वांटिटी कम है, यहाँ चेंज इन क्वांटिटी ज़्यादा है। तो फ्लैटर में रिस्पॉन्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। फ्लैटर डिमांड कर में प्राइस के चेंज होने से रिस्पॉन्स क्या होता है, ज़्यादा होता है, मतलब इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है। आइए जी बच्चों केस सी की बात करते हैं। टू स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व हैविंग डिफरेंट स्लोप्स, टू स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व्स। देखो जी बच्चों, केस सी मैं बताता हूँ आपको। टू स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व्स हैविंग डिफरेंट स्लोप्स मे हैव सेम प्राइस इलास्टिसिटी और गिवन प्राइस। अगर मैं इसको करने लगूंगा तो कम से कम 10-15 मिनट की टाइम लग जाएगा इसमें, और इसके बाद जस्ट नेक्स्ट क्लास की तैयारी करनी है। नेक्स्ट क्लास है, मैं देख सकता हूँ। अभी मैं इसको कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं करता भी हूँ तो मैं सारा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि कुछ केस और बचे हुए हैं। तो अगली क्लास में मिलते हैं और इसके बारे में ढंग से बात करते हैं। जल्दीबाजी में करके क्या फ़ायदा है। तो केस सी से स्टार्ट होगा, और क्लास नंबर कौन सी होगी, क्लास नंबर 6 होगी। क्लास नंबर पे आप मत जाइएगा, क्योंकि मैं क्लास लेता हूँ छोटा छोटा, 40 मिनट 35 मिनट ऐसे लेता हूँ, बड़ा बड़ा क्लास नहीं लेता हूँ। अगर आपको 10-12 क्लासेस भी दिख जाए तो इसका मतलब ज़्यादा नहीं हो गया हो। हार्डली इफेक्टिवली कितने घंटे हो जाएंगे, 5-6 घंटे। 10 क्लास मतलब 5 घंटे, 6 घंटे, 6.5 घंटे, इतना ही होगा। उतना तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। छोटी क्लासेस क्यों लेता हूँ कि मैंने एक्सपीरियंस किया कि बड़ी क्लासेज होते हैं ना, बच्चे उसको पॉज करके बार बार पढ़ते रहते हैं, रुक रुक के पढ़ते हैं। छोटी क्लास बच्चा सोचता है यार आधा घंटे 45 मिनट है, चलो पढ़ लेते हैं, तो उससे क्या होता है, उसका टॉपिक कंप्लीट होता चला जाता है। जो साइकोलॉजी मैंने बच्चों की पढ़ी उसके हिसाब से मैं क्लास ले रहा हूँ। ठीक है जी, मिलते हैं अगली क्लास में। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू।